हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 27 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले तो आज पर्यटन दिवस है, तो विश्व पर्यटन दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज भी बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप एमजेटी ऐप पर जाकर के फ्री में वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज प्राप्त कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्विकली रिवीजन कर लेंगे कल के करंट अफेयर का। अभी हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो 25 सितंबर अंत्योदय दिवस। दिलीप टर्की दोस्तों हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और चाइना के साइंटिस्ट ने माया नाम का दुनिया का पहला क्लोन आर्किटेक्ट भेड़िया बनाया है। अभी हाल ही में 5 दक्षिण एशियाई देशों ने पाम ऑयल अलायंस बनाने की घोषणा करी हुई है, जिसमें भारत भी शामिल है। जी किशन रेड्डी ने सिम्फनी सम्मेलन का शुभारंभ किया हुआ है। द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया। और एम श्रीनिवास, केंद्र सरकार ने इनको एम्स दिल्ली का नया निदेशक बना दिया है। इंडिया ने दोस्तों ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 में इनोवेशन रोड मैप ऑफ द मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज लॉन्च किया। लक्ष्मी सहकारी बैंक पर आरबीआई ने बैन लगा दिया है, इसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। और वहीं डेनियल स्पीलमैन गणित के ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए गए हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से। अब बात करेंगे आज के दिन के करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा करी? दोस्तों पीएम मोदी जी ने मन की बात करते हुए भगत सिंह जी के नाम पर, स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह जी के नाम पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखने की घोषणा करी हुई है। अभी रिसेंटली इन्होंने संडे के दिन अपने मन की बात वाले प्रोग्राम में ये अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल भी देख पाएंगे। अपना जो 93rd एपिसोड था मंथली मन की बात का, उसमें इन्होंने एड्रेस किया और उसमें इन्होंने बताया है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम जो होगा ये चेंज होगा। इसके लिए बहुत दिनों से काम चल ही रहा था। 485 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए हैं। हवाई अड्डा परियोजना के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पंजाब और हरियाणा सरकारों के बीच में एक संयुक्त काम चला और अब जाकर के चंडीगढ़ एयरपोर्ट को थोड़ा और मॉडिफाई किया गया और अब जाकर के चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखे जाने की घोषणा हुई है। ओके, अब कुछ और परिवर्तित नाम है जो रिसेंटली परिवर्तित किए गए हैं, उनको भी मैं लेकर के आया हूं। आप लोग के कहे अनुसार अब यहाँ पर रिटन फॉर्मेट में भी डाटा है स्टडी डिटेल, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला किया, अभी रिसेंटली आया था। दिल्ली के राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया गया। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम डीबी पाटिल एयरपोर्ट कर दिया गया और वहीं दौलताबाद किले का नाम देवगिरी किला मैंने आपको बताया ही। ओके, ये रिसेंट नामों के चेंजेस हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसने जीता? इसको जीत लिया है दोस्तों सुएला ब्रेवरमैन ने। सुएला ब्रेवरमैन ये करंट टाइम पर होम सेक्रेटरी हैं ब्रिटेन की। तो इन्हें क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार मिला है, जो कि पहला संस्करण है, ठीक है ना, इसीलिए लिखा हुआ है पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार। जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय थी और इनके मरने के बाद ये पुरस्कार की शुरुआत हुई है और पहली विजेता इंडियन ओरिजिन की मिनिस्टर बनी है सुएला ब्रेवरमैन। क्लियर? तो ये होम सेक्रेटरी हैं दोस्तों वहां की, ब्रिटेन की, तो इनको मिला है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा लंदन में एशियन अचीवर्स अवार्ड दिया जा रहा था, तो इसी एशियन अचीवर अवार्ड के दौरान भी इनको ये पुरस्कार दिया गया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। ओके, एशियन अचीवर्स अवार्ड की बात करें तो सन 2000 से ही दिया जाता है। जो साउथ एशियन लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो ब्रिटेन में क्या काम करते हैं, ब्रिटेन में क्या क्या उपलब्धियां हासिल करते हैं, इसको प्रोत्साहित करने के लिए वहां पर दिया जाता है। तो सुएला ब्रेवरमैन को भी दिया गया। ब्रिटेन की अभी रिसेंटली दोस्तों नई बनी है प्राइम मिनिस्टर। क्या आप कमेंट करके हमें उनका नाम बताएंगे? वो ब्रिटेन के इतिहास में तीसरी महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो कमेंट बॉक्स में इनका नाम आप बताइए जरूर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खिलाफ ऑपरेशन मेघचक्र चलाया? तो अभी हाल ही में सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दोस्तों ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खिलाफ ऑपरेशन मेघचक्र चलाया हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, सीबीआई लॉन्चेज
ऑपरेशन मेघचक्र अगेंस्ट ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज इन 20 स्टेट एंड यूनिटीज, यानी 20 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में ये चलाया गया है। किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा। 20 राज्यों में 56 स्थानों पर ये चलाया गया है। तो ये न्यूजीलैंड की इंटरपोल यूनिट से इनपुट के उपयोग के आधार पर यह चलाया गया है। न्यूजीलैंड में इंटरपोल की यूनिट ने सीबीआई को इनपुट दिया कि आपके यहाँ कुछ दिक्कत हो रहा है, इसको लेकर के ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खिलाफ आपको कुछ न कुछ कैंपेन चलाना होगा, अवेयरनेस फैलानी होगी, वरना कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो साजिश के तहत ये चीजें करने वाले हैं और आगे के टाइम पर ये करेंगे। तो इसको देखते हुए सीबीआई ने ये कैंपेन चलाया। वैसे अमूमन आप देखते हो सीबीआई का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। सीबीआई जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन करती है बड़े बड़े मामलों में, बड़े बड़े केसेस में। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खिलाफ ये ऑपरेशन मेघचक्र चला करके अवेयरनेस फैलाने का काम कर रही है, वो भी 20 राज्यों में, 20 राज्यों के 56 स्थानों पर। इसका मतलब है कि इंटरपोल का जो ये इनपुट मिला हुआ है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनपुट है और काफी ज्यादा सीरियसली ले रहा है इसको सीबीआई। तो फिलहाल सीबीआई जो है ये इसे साइबर क्राइम के रूप में ले रहा है। और ऐसे ही 2021 में भी इसने एक और कैंपेन चलाया था, देश भर में 76 स्थानों पर इसने चलाया था, ऑपरेशन कार्बन नाम से वो कैंपेन था वो। ठीक है, तो सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन कार्बन भी चलाया गया था, सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन मेघचक्र भी चलाया जा रहा है। सीबीआई की स्थापना दोस्तों 1963 को हुई थी। ये संघानम समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, संघानम समिति की सिफारिश पर सीबीआई की स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। महानिदेशक करंट टाइम पर है सुबोध कुमार जायसवाल जी। भारत में इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से सबसे बड़ी एजेंसी यही है। ओके, आगे हाल ही में विश्व नदी दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड रिवर्स डे दोस्तों मनाया गया इस बार 25 सितंबर को। ये प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, ये इसी बार 25 सितंबर को मनाया गया। एक्चुअली में दोस्तों ये 4th संडे को मनाया जाता है सितंबर मंथ के, ठीक है ना, सितंबर महीने के 4th संडे को मनाया जाता है। तो 4th संडे इस बार पड़ा 25 सितंबर को, इस वजह से 25 सितंबर को ये दिवस मनाया गया। यहाँ पर भी आप आर्टिकल देख पाओगे इसके रिगार्डिंग। देखिए, तो चौथे रविवार को सितंबर महीने को मनाया जाता है। नदियों के महत्व, जलवायु परिवर्तन से नदियों के लिए बढ़ते खतरे के बारे में अवेयरनेस फैलाना, ये सभी इसका काम होता है। मार्क एंजेलो के प्रस्ताव के बाद 2005 से यह दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, तो थीम जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर फॉर बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व, यह है इस बार की थीम विश्व नदी दिवस की। अब ये 25 सितंबर आ चुका है, तो सितंबर महीने के अभी तक जो इंपॉर्टेंट डेट आए हैं उनको रिवाइज कर लो। जैसे अभी 1 से 7 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया और 1 से 30 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 8 सितंबर को ही वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, 14 सितंबर को हिंदी डे और 15 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया गया। 15 सितंबर को ही नेशनल इंजीनियर्स डे और 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया गया। यहाँ की डिटेल्स आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, ठीक है, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। 18 सितंबर को वर्ल्ड बम्बू डे। 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। 21 सितंबर को ही वर्ल्ड अल्जाइमर डे और 23 सितंबर को इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे मनाया गया। 23 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे मनाया गया, 75 रुपए में टिकट मिली। 25 सितंबर को ही अंत्योदय दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। ये इस महीने के अभी तक आए हुए महत्वपूर्ण दिवस हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेलटेल कॉर्प ने किसको अपना एमडी और अध्यक्ष नियुक्त किया? तो रेलटेल कॉर्प ने दोस्तों अभी हाल ही में संजय कुमार को अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन नियुक्त किया है, यानी कि कहें सीएमडी नियुक्त किया है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। यहां पर आप बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख पाओगे, रेलटेल कॉर्पोरेशन अपॉइंट संजय कुमार टू इट्स एमडी एंड चेयरमैन। ओके, देखिए संजय की स्पेलिंग कुछ इस प्रकार से रहेगी, इनका मन है इन्होंने अपने नाम में ऐसे रखा हुआ है। तो इनके पास 29 ईयर का एक्सपीरियंस है, वर्किंग एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में, और अब ये रेलटेल कॉर्पोरेशन के नए होंगे एमडी और चेयरमैन। रेलटेल कॉर्पोरेशन दोस्तों एक मिनी रत्न कंपनी है,
कैटेगरी 1 की ये मिनी रत्न कंपनी है, सीरीज 1 की, और इसके ये अब नए सीएमडी होंगे। अच्छा, भारत में अभी 12 महारत्न कंपनियां हो गई हैं, 12 सरकारी बैंकें भी हैं भारत के पास, और 12 महारत्न कंपनियां भी हो गई हैं। 12वीं वाली महारत्न कंपनी कौन सी बनी हुई है? 12वीं वाली बनी है कौन सा? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आरईसी जो है वो 12वीं महारत्न कंपनी बनी है। ध्यान रखिएगा, भारत में महारत्न, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न ये कंपनियां हैं जो वैल्यूएशन और उनकी प्रॉफिट के अनुसार जो है कैटेगराइज की जाती हैं भारत सरकार के द्वारा, और ये सभी जो कंपनियां हैं ये भारत सरकार की कंपनियां होती हैं, यानी कि इसमें कम से कम 51% की हिस्सेदारी भारत सरकार की है। मिनी रत्न में दो टाइप से हैं, एक सीरीज 1 और एक सीरीज 2। तो ये सीरीज 1 की मिनी रत्न कंपनी है। क्लियर है ना? बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा, और इस पर मैं आपको कोर्स में बताया हुआ हूं डिटेल में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बातुकंपा पुष्पोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? बातुकंपा पुष्पोत्सव दोस्तों ये तेलंगाना में मनाया जाता है। तो अभी रिसेंटली तेलंगाना में ये सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पर आप देख पाओगे बातुकंपा तेलंगाना फ्लावर फेस्टिवल। ये एक फ्लावर फेस्टिवल होता है और 9 दिनों तक चलता है। जैसे ही उत्तर भारत में आप देखते हो ना 9 दिनों का नवरात्र होता है, ठीक है ना, जो कि अभी चल रहा है, ऐसे ही यहाँ पर बातुकंपा पुष्प उत्सव होता है। ये भी देवी माता के रूप में उनकी याद में मनाया जाता है। बातुकंपा का अर्थ होता है देवी माँ जिंदा है, ठीक है। तो 9 दिवसीय वार्षिक उत्सव होता है, 25 सितंबर से ये शुरू हुआ है बातुकंपा पुष्प उत्सव। तो इसका मेन जो समारोह होगा ये 3 अक्टूबर को होगा, यानी आखिरी दिन होगा, जिसे सदुल्ला बातुकंपा के रूप में मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। क्लियर है? उत्तर भारत में 9 दिनों का नवरात्र, शारदीय नवरात्र शुरू हुआ है। अब कुछ और राज्य और अभी हाल ही में उनके उत्सव को हम लोग रिवाइज कर लेंगे जो अभी चर्चे में आए थे। अभी नुआखाई उत्सव मनाया गया दोस्तों ओडिशा में, ये आप ध्यान रखेंगे। अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव मणिपुर में आयोजित हुआ। मारबत उत्सव नागपुर महाराष्ट्र में हुआ आयोजित, ये नागपुर में ही होता है और कहीं नहीं होता है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित होगा, और हैप्पीनेस उत्सव ये दिल्ली में आयोजित होगा। खारची उत्सव ये त्रिपुरा में आयोजित होगा, और अभी मैंने आपको बताया था नागा मिर्च महोत्सव, नागा मिर्च महोत्सव, ठीक है ना, ये कहां पर होगा? ये आप नागा से लगा लेंगे, गेस करेंगे, नागालैंड में, ठीक है। नागा मिर्च महोत्सव ये पहली बार मनाया गया। तो ये इतने महोत्सव भी आप रिवाइज करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना को मंजूरी दी? तो हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों जो प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए ट्यूटर योजना को मंजूरी दी हुई है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, हिमाचल कैबिनेट नोड टू ट्यूटर स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस। इसके तहत 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बीच में पढ़ने वाले जो सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में हैं बच्चे, उनको नई शिक्षा नीति के तहत दोस्तों आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा शिक्षक योजना को मंजूरी मिली है। शुरुआत में उनकी देखभाल की जाएगी, उनको एडवांस तरीके से उनके मस्तिष्क को, माइंड को डेवलप किया जाएगा। आपके लिए दोस्तों एक विशेष सूचना है, नवरात्रि ऑफर चल रहा है। नवरात्रि ऑफर के तहत अगर आप कोई सा भी वीडियो कोर्स लेते हो और कोई सी भी ई बुक लेते हो तो आपको मिलेगा 60% का डिस्काउंट। आपको इसके लिए कूपन कोड में इंटर करना है माँ दुर्गा, MADURGA, कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस। आपको कूपन कोड यूज करना है MZT ऐप पर जा करके, जहां पर आप पेमेंट सेक्शन पर जाएंगे वहां पर कूपन कोड आपसे मांगेगा और आपको ये कूपन कोड इंटर कर देना है। बहुत सारे वीडियो कोर्सेज दोस्तों आए हुए हैं और 1-2 वीडियो कोर्सेज अभी भी अनाउंस होने वाले हैं, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आज अनाउंस हो जाएं, जैसे कि SSC CGL का GS बैच। तो GS बैच के तहत SSC की अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल SSC CHSL, SSC आप MTS या SSC CGL की, CGL के लिए तो खास तौर से है ही ये बैच, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। GS स्पेशल बैच है, बहुत ही एडवांस तरीके से SSC लेवल का पढ़ाया जाएगा। बहुत ही मतलब SSC का जो पैटर्न है सेम उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा, लेटेस्ट पैटर्न पर, ठीक है। तो ये आप ले सकते हो। और इकोनॉमी का थ्योरी क्लास आप लोग की काफी दिनों से डिमांड है, इसको भी 1 अक्टूबर से शुरू किए जाने की का प्रावधान है, लेकिन अभी चूंकि ऑफर चल रहा है तो बैच लॉन्च कर दिया जाएगा। क्लासेस इसकी 1 अक्टूबर से चलाई जाएंगी इकोनॉमी वाली, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ले सकते हो, बाकी ई बुक वगैरह ले ही सकते हो। अगर कोई डाउट है, कोई इशू आ रहा है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर पर। कौन सा बैंक रुपया में व्यापार निपटान के लिए RBI की मंजूरी पाने वाला पहला बैंक बन गया? तो यूको बैंक बन गया है दोस्तों रुपया में व्यापार निपटान के लिए RBI की मंजूरी पाने वाला। यूको बैंक एक पब्लिक सेक्टर की बैंक है, यानी कि सरकारी बैंक है,
और इसे अप्रूवल मिल गया है फर्स्ट लेंडर टू गेट आरबीआई अप्रूवल फॉर रूपी ट्रेड। अब ये रूपी में ट्रेड करने के लिए गजप्रॉम बैंक के साथ वोस्त्रो अकाउंट खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी पा गया है। वोस्त्रो अकाउंट क्या होता है? देखो, जब भी कोई एक देश से दो देश के दूसरे देश के बीच में व्यापार होता है ना, तो दो प्रकार के अकाउंट्स भी खुलवाने पड़ते हैं करेंसी के चेंजेस के लिए। एक होता है नोस्त्रो अकाउंट, एक होता है वोस्त्रो अकाउंट। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नोस्त्रो अकाउंट और वोस्त्रो अकाउंट है क्या? नोस्त्रो का मतलब होता है, नोस्त्रो जो है एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है आवर्स। आवर्स नोस्त्रो, ठीक है। और वोस्त्रो जो होता है इसका मतलब होता है योर्स, ठीक है। अब इसका अर्थ समझिए। नोस्त्रो अकाउंट्स का मतलब ये हुआ कि आवर मनी डेट डिपॉजिट इन योर बैंक, यानी हमारी जो मनी है ये आपके बैंक में डिपॉजिट हो रही है, इसके लिए नोस्त्रो अकाउंट होगा। और वहीं वोस्त्रो अकाउंट का मतलब हुआ, वोस्त्रो का मतलब होता है योर्स, तो वोस्त्रो अकाउंट का मतलब ये हुआ कि आपकी मनी जो है, योर्स मनी दैट डिपॉजिट ऑन माय बैंक, यानी कि आपकी मनी है जो डिपॉजिट हो रही है मेरे बैंक में, ठीक है। तो यही वोस्त्रो अकाउंट खोलने के लिए मंजूरी मिल गई है यूको बैंक की, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से आपको किसी खास वीडियो में स्पेशल वीडियो बना करके समझा दूंगा। अभी के लिए आप बस इतना ही समझो कि नोस्त्रो और वोस्त्रो होता क्या है। दो करेंसीज के बीच में सेटलमेंट कराने के लिए, पेमेंट कराने के लिए एक अकाउंट्स खोले जाते हैं अलग अलग देशों में। यूको बैंक जो है ये एक सरकारी बैंक है, जैसे मैंने आपको बताया। सोमा एस प्रसाद इसके सीईओ हैं और कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा करी? तो दोस्तों, एक और लीजेंड खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा करी हुई है। भारतीय महान गेंदबाज महिला में झूलन गोस्वामी, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 20 सालों के करियर के बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। महिला क्रिकेटर थी ये। मिताली राज अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले संन्यास ली और अब झूलन गोस्वामी भी चली गई। दोनों की जोड़ी समझ लीजिए बहुत ही लीजेंड जोड़ी रही है। ये दोनों इतनी ज्यादा सक्सेस खिलाड़ी रही हैं कि पिछले 20 सालों में, 22 सालों में लगातार खेलती आई हैं। लगातार अपने आप को फिट रखना, खेल के लिए प्रिपेयर करना, ये बड़ी बात होती है। तो झूलन गोस्वामी फिलहाल अब अपनी जर्नी को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, क्रिकेट जर्नी को। तो यहाँ पर देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इट इज द जर्नी दैट मैटर्स इन द एंड, झूलन गोस्वामी शेयर्स इमोशनल रिटायरमेंट पोस्ट। तो इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। 39 वर्ष की उम्र में ये संन्यास ली हैं। लॉर्ड्स के मैदान में संन्यास की घोषणा इन्होंने करी हुई है। 20 साल पहले जब ये डेब्यू की थी तब भी इंग्लैंड के खिलाफ ही डेब्यू की थी और अब इंग्लैंड के खिलाफ ही लास्ट मैच इन्होंने खेला। इन्होंने भारत के लिए 12 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, 68 टी20 मैचेस खेले हुए हैं और 203 वनडे मैचेस खेले हुए हैं। महिला वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। टोटल 283 मैचों में टोटल 353 विकेट इन्होंने ले रखे हैं। ओके, 2002 में इन्होंने डेब्यू किया। 2007 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई। अर्जुन पुरस्कार भी इनको मिला और पद्मश्री से भी ये सम्मानित हैं। झूलन गोस्वामी, एंड ऑफ एन एरा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने कचरे से खिलौना बनाने के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता स्वच्छ टाइकाथॉन शुरू किया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छ टाइकाथॉन शुरू किया है, जो कि कचरे से खिलौना बनाने के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता है। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर लॉन्चेस कंपटीशन टू मेक टॉयज आउट ऑफ वेस्ट, यानी कि आप कचरे से कैसे खिलौना बना सकते हो, इसके लिए एक कंपटीशन आयोजित किया गया है। अब इस कंपटीशन में विजेता भी घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रतियोगिता चलेगी 17 सितंबर से सेवा दिवस से लेकर के 2 अक्टूबर तक, स्वच्छता दिवस तक। सेवा दिवस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जयंती पर मनाया जाता है और स्वच्छता दिवस ये महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में दोस्तों ये स्वच्छ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी के तहत स्वच्छ टाइकाथॉन जो है ये आयोजित किया गया है। इसके द्वारा आवास और शहरी मामलों के मंत्री के द्वारा, ठीक है। तो खिलौने के डिजाइन में नवाचार लाने की प्रतियोगिता जो है ये प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक ग्रुप के लिए खुली रहेगी। आप जाकर के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो से सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कीजिए। और यूपी पेट का प्रैक्टिस सेट आया रखा है, अभी ऑफर के तहत बहुत ही खास मौका है, इसको आप ले सकते हो। मात्र दोस्तों 15 से 20 दिन आपको बचे हुए हैं एग्जाम देने में।
तो यूपी पेट का एग्जाम आप बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हो अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके जाते हो। अगर आपको ये आइडिया रहेगा किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, किस किस टाइप से किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, या फिर 2 सेट इसमें प्रीवियस ईयर का भी है, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि पिछली बार कैसा पेपर आया था। ठीक है, इसके अलावा कोई गाइड भी आपको दिया गया है जो कि लास्ट टाइम पर आपको रिवाइज करके जाना है। ये सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हो। अभी तो डिस्काउंट चल रहा है, तो आप कूपन कोड की इस्तेमाल भी कर सकते हो एनजेटी ऐप पर जाकर के। लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत की पहली सिनेमा पर्यटन नीति कहां शुरू हुई? ये गुजरात में शुरू हुई। जर्मन पेन पुरस्कार किस लेखिका ने जीता? मीना कंदास्वामी ने। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया था, ऐसे टॉप 10 में है दोस्तों दिव्या एंजल, बिहारी गर्ल, तनु जयपाल, रविशंकर, राजन तिवारी, मंटू कुमार, कुणाल कुमार, स्वर्णेश्वर कुमार, आर के रोही, उषा साहू। आप भी इसमें अपना नाम दर्ज करा सकते हो अगर आप सबसे पहले आंसर करते हो सबसे ज्यादा डिटेल के साथ। चलिए, आज आपको क्या आंसर करना है? आज आपको बताना है समर्पण दिवस कब मनाया जाता है और किसकी जयंती के या फिर किसके निधन पर, पुण्यतिथि पर या किसकी याद में मनाया जाता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली त्वचा के आविष्कार का श्रेय किस देश को जाता है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल जरूर कोशिश करना आंसर करने का। इसकी क्विज और पीडीएफ हर बार की तरह आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कीजिए डिटेल के साथ, और क्विज भी आपको यहाँ पर मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।